नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे, अपना 9th मॉड्यूल चल रहा था ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। आज इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे ऑसिलेटर के बारे में। ठीक है, ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेटर काम कैसे करता है, ठीक है, ऑसिलेटर कितने प्रकार के होते हैं जो यूज किए जाते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। तो आप लोग हेडिंग बना सकते हैं, क्या होता है हमारा ऑसिलेटर। ठीक है, क्या है ऑसिलेटर? हिंदी में इसको बोलते हैं दोलक। क्या बोलते हैं? दोलक। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? दोलक बोलते हैं। ठीक है, ऑसिलेटर का बेसिक काम क्या होता है कि जब हम इस ऑसिलेटर सर्किट में क्या करते हैं, अपना डीसी स्रोत से डीसी सप्लाई देते हैं, या डायरेक्ट करंट या डायरेक्ट वोल्टेज देते हैं, या हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट सिग्नल देते हैं, तो ये क्या करता है, आउटपुट पर हमको एक अल्टरनेट सिग्नल देता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो हमारा ऑसिलेटर होता है ये क्या करता है, डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो भी हमको अल्टरनेट सिग्नल मिलता है वो किसका होता है, हमारा एसी का होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑसिलेटर सर्किट होता है ये क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, या डीसी सिग्नल को एसी सिग्नल में क्या करता है, हमारा कन्वर्ट करता है। इसको हिंदी में बोलते हैं दोलक, है ना। हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा पेंडुलम वाला सिस्टम, है ना, कि यहाँ से क्या करते हैं, हम पेंडुलम को ऊपर ले जाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, वो यहाँ तक जाता है, फिर क्या करता है, वापस आता है, फिर इस तरह से क्या होता है, इस तरह के डायरेक्शन में क्या करता है, वो चलता रहता है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है कि हमारा पेंडुलम का जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है और स्थिर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा ऑसिलेटर होता है ना। इसमें भी हम लोग एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट में क्या होता है, जैसे ही हम वोल्टेज देते हैं, डायरेक्ट यानी डीसी वोल्टेज देते हैं, तो क्या करता है, उस वोल्टेज को ये अल्टरनेट करने लगता है। ठीक है, क्या करने लगता है, अल्टरनेट। कभी पॉजिटिव साइकिल में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, फिर पॉजिटिव में जाएगा, फिर नेगेटिव में जाता है। ठीक है, अगर इसका हम लोग आउटपुट देखेंगे तो हमारा आउटपुट इसी तरीके से निकल कर के आता है, इसमें आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑसिलेटर सर्किट क्या करता है, काम करता है। अभी देखते हैं आगे इसमें क्या डिफिनीशन दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग बना सकते हैं ऑसिलेटर। क्या बना सकते हैं, ऑसिलेटर, इसको हिंदी में दोलक बोलते हैं। बोला है दोलक वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए एक सर्किट होता है जो समय के साथ नियमित रूप से क्या होता है, हमारा भिन्न होता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑसिलेटर होता है ये वोल्टेज उत्पन्न करने का एक सर्किट होता है जो टाइम के साथ में क्या होता है, नियमित रूप से भिन्न होता है, यानी टाइम के साथ में क्या होता है, वो बदलता रहता है। ठीक है, यानी टाइम के साथ में ये कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। इस तरह से क्या होता है, ये बदलता रहता है। आगे बोला ऑसिलेटर की आउटपुट वेव फॉर्म, हाँ, वेव फॉर्म समय के बराबर लगातार अंतराल में दोहराए जाते हैं। ठीक है, तो जो ऑसिलेटर होता है इसका जो वेव फॉर्म होता है वो लगातार समय के अंतराल में क्या होता है, दोहराया जाता है। जैसे इस तरह से एक इसका साइकिल पूरा हुआ, फिर किसी किसी एक टाइम पे क्या होता है, इसी सेम साइकिल को फिर से क्या होता है, ये दोहराता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो ऑसिलेटर होता है उसका आउटपुट वेव फॉर्म इस तरह से समय के साथ में क्या होता है, दोहराया जाता है। तो चित्र 1A में और बी में क्या है, दिखाया गया है हमारा कि ऑसिलेटर का जो आउटपुट सर्किट होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा साइनोसोडल वेव होता है। इस तरह से हमने पढ़ते हुए आए हैं कि हमारा साइन वेव ऐसे होता है, एक बार पॉजिटिव में जाता है, फिर नेगेटिव में जाता है, फिर पॉजिटिव में जाता है, फिर नेगेटिव में जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइनोसोडल ऑसिलेशन सिग्नल बोलते हैं, या आउटपुट वेवफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा इसी तरीके से हमारा और सारा वेव होता है जो क्या करता है, एक नियमित अंतराल पर अपने आप को क्या करता रहता है, दोहराता रहता है ना। इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेव बोलते हैं। और इस तरह से हमारा ट्रेंगुलर वेव भी होता है, वो क्या करता है, समय के साथ में अपने आप को दोहराता रहता है। और उसके बाद में एक होता है हमारा शॉर्ट टूथ वेव होता है ना। शॉर्ट टूथ वेव होता है, ये भी क्या करता है, समय के साथ में अपने आप को क्या करता है, बार बार दोहराता रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे ऑसिलेटर के प्रकार होते हैं। उनसे निकलने वाले क्या होते हैं, ये आउटपुट वेवफॉर्म होते हैं। इनपुट पर हम डीसी देते हैं तो किस तरह से हमारा क्या होता है, आउटपुट एक समय के अंतराल के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है। ऐसे सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ऑसिलेटर सर्किट में हमको आउटपुट पर इस तरह के सिग्नल क्या होते हैं, हमको मिलते हैं। ठीक है, तो ऑसिलेटर बेसिकली वही होता है कि जब इसमें एक हम लोग क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो क्या करता है, ये आउटपुट पर जो भी हमारा सिग्नल आता है उसको क्या करता है, अपने नियमित समय अंतराल में क्या करता है, उसको दोहराता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ऑसिलेटर का जो आउटपुट वेवफॉर्म है ना, साइनोसोडाइल होता है, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया। ठीक है, चित्र 1 में हमने देखा था कि हमारा जो ऑसिलेटर होता है उसका जो आउटपुट वेवफॉर्म होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे साइनोसोडाइल तरीके से होता है। ठीक है, ऐसे ऑसिलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन वेव ऑसिलेटर या हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
ऐसे ऑसिलेटर जिनका आउटपुट पे हमको क्या मिलता है, एक साइनोसोडाइल तरंग मिलती है या साइनोसोडाइल वेव मिलता है, ऐसे ऑसिलेटर को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन वेव ऑसिलेटर या हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। आगे हमारा ऑसिलेटर का कुछ आउटपुट और होता है जो चौकोर आकार में होते हैं, है ना। ऑसिलेटर के कुछ आउटपुट और होते हैं जो क्या होते हैं हमारे चौकोर, त्रिकोणीय और सॉटूथ वेव फॉर्म होता है, जैसा कि चित्र 1b में दिखाया गया है। ऐसे ऑसिलेटर को नॉन साइनसाइडल ऑसिलेटर या रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये सब जो हमारे स्क्वायर वेव होते हैं, ट्रेंगुलर वेव होते हैं, सॉटूथ वेव होते हैं, ये नॉन साइनोसोडाइल सिग्नल या नॉन साइनोसोडाइल हमारे क्या होते हैं, ऑसिलेटर के आउटपुट होते हैं। इनको हम लोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है हमारा ऑसिलेटर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक साइन वेव ऑसिलेटर या हार्मोनिक ऑसिलेटर, और एक होता है हमारा नॉन साइनोसोडाइल ऑसिलेटर या जिसको हम लोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे अपना आगे पढ़ेंगे हम लोग साइनोसोडाइल या हार्मोनिक जो ऑसिलेटर होते हैं उनके दोलन के सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारा साइनोसोडाइल या हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है उसका क्या प्रिंसिपल होता है, उस चीज को हम लोग क्या करेंगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग एलसी सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलसी सर्किट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा, इस तरह से जो हमारा एक कैपेसिटर होता है और एक क्या होता है हमारा इंडक्टर होता है, ठीक है। इस तरह से इनको हम लोग बनाते हैं और इनको क्या करते हैं, एक बैटरी के माध्यम से क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं और यहाँ पर एक स्विच को लगाते हैं जो ए टर्मिनल और बी टर्मिनल पर क्या होता है, समय के साथ में क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक। एक बार ए टर्मिनल पर लगाते हैं, दोबारा कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, बी टर्मिनल पर लगाते हैं। तो इस तरह का जो हमारा सर्किट बनता है जिसमें हमारा कैपेसिटर भी होता है और हमारा इंडक्टर भी होता है, इनको यानी एल होता है और सी होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसी समानांतर सर्किट बोलते हैं या एलसी टैंक सर्किट भी इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा ऑसिलेटर हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसका इस तरह से क्या बनता है, सर्किट बनता है, ठीक है। तो बोला है चित्र 2a में क्या है, एक समानांतर एलसी अनुनाद सर्किट के रूप में समानांतर में जुड़ा एक इंडक्टर और एक संधारित्र दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक संधारित्र दिखाया गया है और एक क्या है हमारे, एक इंडक्टर को क्या किया गया है, दिखाया गया है, जो समानांतर रूप में क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इनको हम लोग अनुनाद सर्किट बोलते हैं। आगे बोला एक समानांतर एलसी सर्किट को ट्यून सर्किट या टैंक सर्किट के रूप में भी जाना जाता है ना। समानांतर सर एलसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एल और सी क्या है, एक दूसरे के समानांतर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस समानांतर एलसी सर्किट को हम लोग क्या ट्यून सर्किट या टैंक सर्किट के रूप में भी क्या करते हैं, इसको जानते हैं, है ना। तो इसका एक अन्य नाम होता है एलसी टैंक सर्किट या एलसी ट्यून सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बोल रहा है कि ये काम कैसे करता है, इसको हम लोग देखते हैं। चित्र 2a में देखना है, यानी इस चित्र में देखना है, जब स्विच की स्थिति ए में रखा जाता है, यानी जब हमारा स्विच क्या होता है, ए पे क्या होता है, कॉन्टेक्ट होता है, तो इस तरह से एक क्या होता है हमारा क्लोज सर्किट बनता है, ठीक है। इस तरह से क्या बनता है, क्लोज सर्किट बनता है। तो संधारित्र आवेशित हो जाता है और नीचे की प्लेट ऋणात्मक और शीर्ष की प्लेट क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बैटरी से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है इसमें दो प्लेटें होती हैं, ऊपर की प्लेट धनात्मक हो जाती है और नीचे की प्लेट क्या होती है हमारी, ऋणात्मक हो जाती है। इससे पता चलता है कि हमारा जो बैटरी या जो हमारा कैपेसिटर है वो अभी क्या हो गया है, आवेशित हो गया है। आगे बोला है इसका मतलब यह होता है कि ऊर्जा का एक विद्युत आवेश के रूप में संधारित्र में संग्रहित होती है, ठीक है। जब इस तरह से एक पोलैरिटी आ जाती है तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जो विद्युत आवेश है वो ऊर्जा के रूप में क्या है, कैपेसिटर में क्या हो गया, हमारा संग्रहित हो गया है। आगे बोला जब स्विच एस को बी की स्थिति में रखा जाता है, जैसा कि चित्र 2b में दिखाया गया है, ठीक है। तो अभी क्या है, हमने ए पर रखा था, अभी हमने क्या किया, इस स्विच को उठा के बी पे रखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या किया गया, हमको दिखाया गया है। जैसे ही बी में रखा जाता है तो क्या होता है, एल के चारों एक विस्तारित चुंबकीय क्षेत्र बनाते हुए इंडक्टर के माध्यम से निर्वहन करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही क्या होता है हमारा, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपना कैपेसिटर यानी इस वाले टर्मिनल को बी से कनेक्ट करते हैं, तो हमारा जो कैपेसिटर होता है वो इंडक्टर के चारों तरफ क्या करता है, एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और हमारा क्या होता है, निर्वहन शुरू हो जाता है। आगे बोल रहा है चूंकि जो इंडक्टर होता है इसमें धारा में क्या होता है, गुण होता है कि धारा में किसी भी अचानक परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करने का गुण होता है, जिसके माध्यम से क्या होती है, हमारी धारा धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि इंडक्टर का एक क्वालिटी होता है कि हमारा जो इसमें करंट होता है वो इसके प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है। यानी अगर करंट में कोई भी परिवर्तन हो रहा है
तो क्या होता है इसका वो विरोध करता है। तो इसलिए क्या होती है इंडक्टर में हमारी धीरे धीरे क्या होती है करंट हमारी बढ़ना स्टार्ट होती है, या इसके माध्यम से क्या होता है करंट हमारा धारा हमारी क्या होती है धीरे धीरे बनती है। ठीक है, यानी यकायक कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे होता है ना कि हमने क्या किया बैटरी से जोड़ा तो क्या हुआ यकायक क्या होता है हमारा इक्विपमेंट चलने लगता है। लेकिन इंडक्टर एकाएक जब चलेगा तो उसमें क्या होता है करंट का प्रवाह होता है, तो उसी प्रवाह का क्या करता है विरोध करने का गुण किसमें होता है इंडक्टर में होता है। इसलिए क्या होती है इसमें धारा क्या होती है हमारी धीरे धीरे बनती है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जब एक बार बोला कि जब एक बार जब संधारित्र पूरी तरीके से क्या होता है हमारा डिस्चार्ज हो जाता है तो एल के आसपास क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ढहने लगता है। ढहने वाला चुंबकीय क्षेत्र एल में एक वोल्टेज या बैक ईएमएफ को क्या करता है प्रेरित करता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ हमारा अभी क्या हुआ जैसे ही हमने क्या किया यहाँ पर इसको बी पे कनेक्ट किया है इस वाले स्विच को। ठीक है, वैसे ही क्या हुआ हमारा जो इंडक्टर है इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या होता है बनता है और इसका जो चार्ज होता है इसमें क्या होता है समाहित होने लगता है। जैसे ही इसका चार्ज क्या होता है हमारा खत्म होता है ना, जैसे ही क्या होता है हमारा सी डिस्चार्ज होता है वैसे उसी टाइम पे क्या होता है इसके पास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी वजह से क्या होता है इसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ जनरेट होने की वजह से इसमें करंट फ्लो होती है और वो करंट क्या होती है वापस से इस डिस्चार्ज वाले जो हमारे कैपेसिटर होते हैं इस पे क्या होता है फिर से करंट क्या होता है आने लगता है। ठीक है, तो यही वाला काम इसमें क्या होता है हमारा होता है। तो क्या होता है जैसे ही क्या होता है हमारा जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया पहली बार में तो क्या होता है जो हमारा एल होता है उसको अभी क्या सोर्स नहीं मिल रहा है तो अभी उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ढहने लगता है यानी गिरने लगता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जब गिरता है तो उसमें क्या होता है एक बैक ईएमएफ या ईएमएफ को क्या करता है हमारा प्रेरित करता है। आगे बोला यह एक बैक ईएमएफ जो होता है एल यानी इंडक्टर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन प्रवाह को उसी दिशा में बनाए रखता है जिसमें सी क्या होता है निर्वहन कर रहा होता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में सी हमारा क्या होता है डिस्चार्ज हो रहा होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है ये चुंबकीय ये क्या करता है अपना पोलैरिटी को उसको बनाकर रखता है ना, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को उसी दिशा में क्या करता है बनाकर रखता है जिस दिशा में हमारा क्या होता है सी क्या होता है निर्वहन कर रहा होता है। आगे बोल रहा है इसीलिए इंडक्टर में यह बैक ईएमएफ संधारित्र को विपरीत ध्रुवता के साथ क्या करता है चार्ज करना शुरू कर देता है जैसा कि चित्र 2C में दिखाया गया। ठीक है, अभी क्या हुआ हमारा ये वाला कैपेसिटर इस वाले इंडक्टर को चार्ज दे रहा था। जब यहाँ पे क्या हो गया हमारा इंडक्टर पूरी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में आ गया उसके बाद जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो यहाँ का जो इंडक्टर का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये वापस से क्या करता है चार्ज को इधर वापस में देता है और विपरीत ध्रुवता में क्या करता है हमारा कैपेसिटर को चार्ज करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है जब हमारा यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया अब सारा का सारा चार्ज क्या हुआ हमारा इस वाले कैपेसिटर के ऊपर आ गया लेकिन विपरीत ध्रुवता में आया है। ठीक है, तो बोला चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरीके से ढह जाने के बाद सी विपरीत दिशा में क्या होते हैं आवेशित हो जाते हैं जैसा कि चित्र 2C में दिखाया गया। अभी क्या हुआ यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो बना हुआ था वो अभी सब खत्म हो गया वो वापस से कहाँ पर आ गया हमारा कैपेसिटर पर आ गया। फिर क्या होता है हमारा कैपेसिटर फिर से क्या करता है इसको विपरीत दिशा में क्या करता है हमारा इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है एक ट्रांसफर करता है। ठीक है, आगे बोला है कि फिर से क्या होता है हमारा कैपेसिटर सी इंडक्टर के माध्यम से विपरीत दिशा में क्या होता है डिस्चार्ज होता है और एल के चारों ओर एक विस्तारित चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देता है लेकिन क्या किसमें विपरीत दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, यानी सीधा सीधा फंडा हमने क्या समझा कि जब हमने क्या किया पहली बार में यहाँ पे हमने क्या किया कैपेसिटर को बैटरी के माध्यम से चार्ज किया उसके बाद स्विच को हमने क्या किया वापस से बी पे लगा दिया। जैसे स्विच हमारा बी पे लगता है यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है कैपेसिटर अभी चार्ज अवस्था में होता है ये सारा का सारा चार्ज क्या होता है इंडक्टर में क्या करता है ट्रांसफर करता है यानी चुंबकीय क्षेत्र के रूप में इंडक्टर में क्या होता है हमारा चार्ज संग्रहित होता रहता है। ठीक, जैसे ही हमारा कैपेसिटर सी पूरा तरीके से डिस्चार्ज होता है यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी क्या होना शुरू होता है कम होना शुरू होता है। कम होने की वजह से इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसकी वजह से क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन मोशन में आते हैं और वापस से क्या होता है हमारा यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है कम होता है। कम होते होते तो क्या होता है सारा का सारा इसका जो एनर्जी होती है वो वापस से कहाँ पे कैपेसिटर पे आ जाती है। ठीक है, वापस से क्या होती है कैपेसिटर पे आ जाती है लेकिन विपरीत दिशा में आती है। ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या होता है अभी यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो गया सारा चार्ज इस पे आ गया फिर से क्या होता है कैपेसिटर हमारा चार्ज अवस्था में होता है फिर वापस से क्या करता है इस इंडक्टर को विपरीत ध्रुवता में क्या करता है वापस से इसको चुंबकीय क्षेत्र के रूप में अपना जो पूरा आवेश होता है उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये क्रिया क्या होती है हमारी बार बार क्या होती है हमारी दोहराई जाती है या बार बार क्या होती है ये क्रिया हमारी चलती रहती है। ठीक है, तो यही वाला काम क्या होता है हमारा इंडक्टर में होता है। आगे बोल रहा है कि यह प्रक्रिया आगे और पीछे चलती रहती है जिससे इलेक्ट्रॉन ट्यून टैंक सर्किट में क्या करते हैं दोलन करते हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले एक बार किधर गया एल में गया फिर वापस से सी में आया फिर वापस से एल में गया फिर वापस से क्या आया कहाँ आया सी में आया। इस तरीके से क्या होता है हमारा ये क्रिया चलती रहती है।
यदि इंडक्टर को आदर्श शून्य प्रतिरोध और संधारित्र को पूरी तरीके से हानि रहित मान लिया जाए, तो यह प्रक्रिया अनिश्चित काल तक चलती रहती है, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया। ठीक है, तो क्या होता है, अगर इसको हम लोग आइडियल कंडीशन में मान लें कि इसमें कोई लॉसेस नहीं होते हैं हमारे कैपेसिटर और इंडक्टर में, तो ये क्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहेगी और इस तरह का क्या होगा, हमको आउटपुट पर सिग्नल मिलता रहेगा। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या होता है, इंडक्टर में भी उसका खुद का क्या होता है, इम्पीडेंस होता है या प्रतिरोध होता है, और परिणामी ऊष्मा की हानि के कारण जो संधारित्र में भी क्या होता है, हानि होता है, उसके कारण दोलन का जो आयाम होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा अवमंदित हो जाता है, यानी कम हो जाता है, और अंततः दोलन क्या होते हैं, हमारे समाप्त हो जाते हैं, जैसा कि चित्र 2D में दिखाया गया। ठीक है, तो क्या होता है, समय के साथ हमारे क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर होता है, जो हमारा इंडक्टर होता है, आदर्श रूप से प्रतिरोध रहित नहीं होता, प्रतिरोध इसमें कुछ ना कुछ होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो दोलन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ये जो चित्र 2D है इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक, डैम्प्ड साइनोसॉइडल ऑसिलेटर। ठीक है, अभी क्या हुआ, जब कैपेसिटर ने इसको चार्ज किया तो क्या होता है, यहाँ पे एक पॉजिटिव सिग्नल हमारा बनता है, क्योंकि इसका ध्रुवता इस तरह से रहता है। ठीक है, वापस से क्या होता है, हमारा इसको चार्ज करता है, डिस्चार्ज करता है, तो हमारा कैपेसिटर क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, इसमें चार्ज आता है, यानी फिर से क्या होता है, ये नेगेटिव में जाता है, फिर वापस से इसको चार्ज करता है, पॉजिटिव में जाता है, फिर वापस से इसको विपरीत पोलरिटी में इसको चार्ज करता है, वापस से क्या होता है, नेगेटिव में आता है। तो इस तरह से क्या होती है, हमारी ये क्रिया चलती रहती है और धीरे धीरे क्या होती है, हमारी ये क्रिया समाप्त हो जाती है। समाप्त होने का रीजन यही है कि इसमें यानी इंडक्टर में और कैपेसिटर में क्या होता है, इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से क्या होते हैं, कुछ कुछ ऊष्मा की हानि होती है और कुछ कुछ करंट का क्या होता है, लॉस होता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो साइनोसॉइडल सिग्नल शुरू में ज्यादा होता है एम्पलीट्यूड का, वो धीरे धीरे क्या होता है, अवमंदित होता है और धीरे धीरे क्या होता है, हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक ऑसिलेटर सर्किट काम करता है। ऑसिलेटर सर्किट में आवश्यक चीजें क्या है, हमारे पास एक बैटरी होनी चाहिए, एक कैपेसिटर होना चाहिए, एक इंडक्टर होना चाहिए और एक स्विच होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो हमारा ऑसिलेटर सर्किट होता है उसका निर्माण हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस टैंक सर्किट में क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दोलन करते रहे, एक बार इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, फिर एक बार इलेक्ट्रॉन इधर आता है, एक बार इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, एक बार इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था, फिर वापस से इधर आया, फिर अगले चरण में इधर से जाएगा, फिर वापस से इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। इस तरह से क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन दोलन करते रहते हैं। जैसे हमने देखा था इसमें कि हमारा क्या होता था, ये पेंडुलम क्या होता था, इधर से इधर क्या करता था, दोलन करता था और धीरे धीरे क्या होता था, स्टॉप हो जाता था। वैसे यहाँ भी होता है, धीरे धीरे क्या होता है, हमारा स्टॉप हो जाता है। लेकिन हमको चाहिए क्या कि एक कंटिन्यूअस हमको सिग्नल मिलता रहे, तो उसके लिए हम इसमें कुछ कलाकारी करते हैं, यानी इसमें कुछ हम और चीजें को ऐड करते हैं, तो क्या होता है, हमको एक कंटिन्यूअस साइनोसॉइडल सिग्नल मिलने लगता है। ठीक है, तो ऑसिलेटर में यही होता है कि शुरू में तरंग अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है, यानी अवमंदित होकर क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये हमारा ऑसिलेटर का सिद्धांत होता है। ऑसिलेटर हमारा ऐसे ही काम करता है, जब उसको हम एक स्रोत देते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो वापस से क्या करता है, वो डीसी स्रोत से इस तरह का आउटपुट सिग्नल क्या करता है, हमको साइनोसॉइडल वेव देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑसिलेटर का सिद्धांत। अगला हमारा निरंतर दोलनों के लिए टैंक सर्किट में हानि को कम करना। ठीक है, निरंतर दोलन के लिए टैंक सर्किट में हानि को क्या करना, कम करना। ठीक है, अभी हमने देखा था कि जो हमारा टैंक सर्किट होता है उसमें उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ कुछ लॉस होता है। अगर हमको क्या चाहिए, निरंतर दोलन चाहिए, तो टैंक सर्किट में जो जो लॉसेस होते हैं उसको क्या करना होगा, हमको कम करना होगा। ठीक है, आगे बोला है कैसे हम लोग कम करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। बोला दोलन को अवमंदन से बचाने के लिए जब परिपथ में डाली गई ऊर्जा का उपयोग हो चुका हो तो संधारित्र फिर से चार्ज करके अधिक ऊर्जा की आपूर्ति करना आवश्यक होता है। जैसा कि चित्र 2A में दिखाया गया था कि जो हमारा एस होता है, यानी जो हमारा स्विच होता है, उसको समय समय पर या उचित समय पर ए और बी के बीच में स्विच करके दोलन को बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार निरंतर आयाम और आवृत्ति के साइनोसॉइडल तरंग को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम ये करें कि जो हमारा ऊपर में सर्किट बना हुआ था उसमें क्या था, हमारा एक हमारा टर्मिनल था और स्विच था। स्विच को हम लोग क्या करते थे, ए और बी पर क्या करते थे, हमारा इस तरह से कनेक्ट करते थे, है ना। क्या होता था, यहाँ से क्या होता था, हमारा यहाँ पे जब ए पे आता था तो हमारा क्या होता था, कैपेसिटर चार्ज होता था, और बी पे जब जाता था तो डिस्चार्जिंग मेथड होता था। ठीक है, तो बोल रहा है वही कि हमारा जो स्विच है उसको उचित समय पर क्या करना है, ए और बी के बीच में क्या करना है, उसको स्विच करते रहना है, ताकि हमारा दोलन क्या हो, निरंतर रूप से चलता रहे और हमको आउटपुट पर एक क्या हो, निरंतर सिग्नल क्या हो, मिलता रहे। ठीक है, आगे बोला चित्र 4 में एक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक इस तरह जोड़ा जाता है कि यह बिना किसी बाहरी संकेत की आवश्यकता के बिना अवमंदित दोलनों के कारण बनेगा। इससे
सर्किट को ऑसिलेटर के रूप में, ऐसे सर्किट को ऑसिलेटर के रूप में क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मेथड और है कि हम क्या करते हैं, इसमें एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को इस तरह से जोड़ते हैं कि बिना किसी बाहरी संकेत के हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा अवमंदित दोलन होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, या उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी जो हमारा सिग्नल अवमंदित हो जा रहा था, धीरे धीरे कम हो जा रहा था, उसको हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, उसको हम एक कंटिन्यूअस सिग्नल क्या कर सकते हैं, हम अपना प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर से जो भी हमारे इस तरह से बनते हैं, ऐसे सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटर के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगला है हमारा, हाँ, आगे हमारा चित्र 4 में एक ऑसिलेटर सर्किट को, है ना, ऑसिलेटर सर्किट को टिकलर क्वाइल ऑसिलेटर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर L1 को आगनात्मक और L और के रूप में L से जोड़ा गया है। जब बिजली को पहली बार सर्किट में स्विच किया जाता है तो ट्रांजिस्टर में करंट प्रवाहित होता है, चूंकि L के माध्यम से करंट प्रवाहित होती है, और यह L में क्या करती है हमारी, हाँ, एल में क्या करती है, एक वोल्टेज को प्रेरित करती है, जो कि हमारा ट्रांजिस्टर के बेस से क्या होता है, जुड़ा होता है, और क्या होता है, हमारा प्रवर्धित होता है, ठीक है। तो चित्र 4 में क्या हुआ है, हमारा एक सर्किट दिया गया है, ये भी ऑसिलेटर का सर्किट है ना। उससे पहले हम लोग ये वाला सर्किट देख लेते हैं, ठीक है। इस वाले में क्या है, एक देखो हमने क्या किया, एक जो हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होता है उसका हमने इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे क्या हुआ, एक टैंक सर्किट क्या किया है हमने बनाया। इस टैंक सर्किट के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग, अपना जो दोलन होता है उसको क्या करते हैं, अवमंदन से बचाते हैं, ठीक है। उसी का मिलता जुलता एक सर्किट वहां पर दिया गया है कि हमारा जो एक ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर होता है, या ट्रांजिस्टर को हम लोग एज ऑसिलेटर कैसे काम कराते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारा सर्किट बना हुआ है, इसमें क्या है, हमारा एक टैंक सर्किट है, ठीक है। टैंक सर्किट में क्या होता है, हमारा कैपेसिटर होता है, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है, हमारा इंडक्टर होता है। इस इंडक्टर से क्या करते हैं हम लोग, एक और अपना कॉइल लगाकर इस जो ट्रांजिस्टर होता है इसके बेस पर क्या करते हैं, एक और सिग्नल को क्या किया जाता है, फीड किया जाता है। यानी आउटपुट पर जो भी हमको मिलेगा उसका एक छोटा सा हिस्सा हम लोग क्या करते हैं, वापस से अपना जो ट्रांजिस्टर होता है या एम्पलीफायर होता है उसके बेस पर देते हैं, तो ताकि जो हमारा सिग्नल अवमंदित होने वाला होता है वो सिग्नल क्या होता है, अवमंदित नहीं होता और कंटिन्यूअस हमको मिलता रहता है। उसी सिद्धांत के बारे में बताया गया। यानी इसमें क्या करते हैं, हम जो भी आउटपुट पर हमको मिलता है उसका एक फीडबैक उठा के क्या करते हैं, वापस से एम्पलीफायर के बेस पर देते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो भी सिग्नल होता है वो कंटिन्यूअस मिलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, एक हमारा सर्किट बनाया जाता है, और हमारा इसमें ट्रांजिस्टर के माध्यम से या ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के माध्यम से जो भी हमारा ऑसिलेटर सिग्नल आता है वो क्या होता है, हमारा कंटिन्यूअस मिलता रहता है, ठीक है। उसी चीज के क्या बारे में बताया गया। तो हम लोग करते क्या है कि, हाँ, L1 क्या होता है, हमारा आगनात्मक कॉइल होता है, और L1 से, है ना, L1 से क्या होता है, L1 को हम L से क्या करते हैं, एक जोड़ के रखते हैं, यानी डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट नहीं होता है ना। इसमें म्यूचुअल इंडक्शन जैसा हमारा क्या होता है, कांटेक्ट होता है इसमें, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाँ, जब बिजली को पहली बार सर्किट में स्विच किया जाता है तो ट्रांजिस्टर में करंट प्रवाहित होता है, चूंकि L के माध्यम से धारा प्रवाहित होती है तो L1 में क्या होता है, एक प्रेरित वोल्टेज क्या होती है, प्रेरित करती है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इस स्विच में क्या करते हैं, एक वोल्टेज देते हैं, तो वोल्टेज देने की वजह से क्या होता है, L में हमारा क्या होता है, वोल्टेज या हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसकी वजह से L1 में भी क्या होता है, हमारा इंड्यूस क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है। यानी क्या ये दोनों क्या इंडक्टेंस का कॉइल है, जैसे हमारा ट्रांसफार्मर में होता था, L1 में हम लोग देते थे और प्राइमरी में देते थे, सेकेंडरी में क्या होता था, हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो जाता था। उसी मेथड से इसमें भी L1 में भी क्या होता है, हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि यदि फीडबैक वोल्टेज का चरण यदि फीडबैक वोल्टेज का चरण सहायता करता है तो संग्राहक धारा में क्या होती है, हमारी वृद्धि होती है, ठीक है। यानी हमने फीडबैक पे जो वोल्टेज दिया है, अगर वो क्या करता है, एम्पलीफायर में मदद करता है, तो जो हमारा एम्पलीफायर का जो संग्राहक धारा होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। यह क्रिया एक बड़े करंट पल्स का निर्माण करती है जो एलसी टैंक के दोलनों को क्या करती है, उत्तेजित करती है, ठीक है। तो अगर इस तरह से क्या होता है, हमारा जो फीडबैक वोल्टेज होता है वो अगर संग्राहक धारा में वृद्धि करता है तो उस वृद्धि की वजह से क्या होता है, एक बड़े करंट पल्स का निर्माण होता है, और हमारा जो एलसी टैंक होता है उसमें दोलन को क्या करा जाता है, उत्तेजित करती है, ठीक है। उत्तेजित करने का मतलब जो भी अवमंदित होने वाली थी वो थोड़ा सा और क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। आगे बोला, L1 के द्वारा ट्रांजिस्टर के आधार को दिया गया संकेत उसी आवृत्ति की एक साइन तरंग है जो एलसी टैंक और दोलनों के बीच बनाए रखने के लिए उचित चरण में होती है, ठीक है। तो L1 के द्वारा जो ट्रांजिस्टर के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, एक फीडबैक सिग्नल देते हैं, या हम क्या करते हैं, एक फीडबैक सिग्नल देते हैं, तो वो सिग्नल क्या होता है, हमारा उसी साइन वेव में होता है, या उसी आवृत्ति का एक साइन वेव होता है जो एलसी टैंक में, एलसी सर्किट में दोलन को बनाए रखने के लिए उचित चरण में क्या होती है, होती है।
आगे बोला है आधार में प्रेरित संकेत इस प्रकार के, हाँ इस प्रकार दोलक के लिए एक बाहरी इनपुट की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। ठीक है, आधार में प्रेरित संकेत यानी जो हम आधार में क्या करते हैं, बाहर से एक सिग्नल को वापस से क्या फीडबैक टाइप का एक सिग्नल क्या करते हैं, देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, दोलक के लिए बाहरी इनपुट की आवश्यकता नहीं होती, यानी बाहरी इनपुट की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। आगे बोला है एलसी टैंक तब तक दोलन करता रहता है जब तक सर्किट में डीसी शक्ति क्या होती है, हमारी ऑन रहती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ये जो ऑसिलेटर होता है ये तब तक हमारा काम करता रहेगा जब तक हम इसमें क्या करते हैं, डीसी वोल्टेज को लगाकर रखते हैं, तब तक क्या होता है, हमारा ये काम करता रहता है। आगे बोला चित्र 4 में दोलन बनाए रखने के लिए, है ना, हाँ दोलन बनाए रखने के लिए उचित चरण में एम्पलीफायर को दी गई फीडबैक को पॉजिटिव फीडबैक या रीजनरेटिव फीडबैक के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हमको क्या करना है, दोलन को बनाए रखना है, तो उसके लिए जो हम फीडबैक सिग्नल देते हैं, जो हम फीडबैक देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक या रीजनरेटिव फीडबैक के रूप में क्या करते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक टैंक सर्किट में, जो हमारा ऑसिलेटर का टैंक सर्किट होता है, उसमें हम लोग अपने दोलन को निरंतर बनाकर रखते हैं। जब हम एक एम्पलीफायर को उस जो हमारा आउटपुट आता है एलसी टैंक का, उसके आउटपुट का एक हिस्सा उठा करके इस एम्पलीफायर के बेस में देते हैं, तो बेस में क्या होता है, करंट में परिवर्तन होता है, उसकी वजह से कलेक्टर में परिवर्तन होता है। तो कलेक्टर क्या करता है, एलसी टैंक में दोलन को क्या करते हैं, उत्तेजित करती है। ठीक है, जब दोलन उत्तेजित होता है तो दोलन हमारा लगातार चलते रहता है, वो कभी क्या होता है, कम नहीं होता है। बंद हमारा इसमें दोलन तब होता है जब हम क्या करते हैं, इस डीसी स्रोत को क्या करते हैं, हटा लेते हैं। जैसे हम यहाँ से डीसी स्रोत हटाएंगे, हमारा बेस में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो हमारा नहीं जाता है और हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है। जैसे ही ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ होगा, जो यहाँ पे दोलन चल रहा होता है वो दोलन क्या हो जाता है, हमारा बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एक हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की मदद से क्या करते हैं, हमारा जो एलसी टैंक सर्किट होता है उसमें हम दोलन को क्या करते हैं, बनाकर रखते हैं, या कंटिन्यूअस दोलन को हम लोग क्या करते हैं, बनाकर रखते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक एम्पलीफायर का प्रभाव, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस दोलित सिग्नल या कॉन्टिन्यूअस ऑसिलेट सिग्नल को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा बरखासन पैरामीटर। ठीक है, ठीक, एम्पलीफायर में क्या होता है हमारा, एक बार यानी ऑसिलेटर में क्या होता है, हमारा बरखासन पैरामीटर होता है। ये पैरामीटर क्या बात करता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बोला कि जब हम एक एम्पलीफायर को या एक हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को अपने दोलन के लिए क्या करते हैं, गणितीय विश्लेषण करते हैं, तो नीचे में क्या होता है, कुछ विश्लेषण निकल कर आता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और ये जो विश्लेषण आता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बरखासन पैरामीटर बोलते हैं। यानी इन्होंने कुछ कुछ पैरामीटर दिया है कि उसका ऑसिलेटर पर की आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी चीज को हम लोग देखते हैं। बोला कि चित्र 4 में दिखाए गए एम्पलीफायर में मान लें कि एम्पलीफायर का जो लाभ है वो क्या है, ए है। यानी ऊपर जो हमने सर्किट पढ़ा है उसमें हमने एक एम्पलीफायर यूज किया था। अगर हम मान लेते हैं कि जो हमने एम्पलीफायर इसमें यूज किया है उस एम्पलीफायर का लाभ क्या है, हमारा ए है। ठीक है, लाभ हमारा क्या है, ए है। और जो हमारा फीडबैक कारक है वो क्या है, हमारा ए बी है, ए बी है। ठीक है, फीडबैक क्या कारक क्या है, हमारा ए बीटा है। तो अगर बोल रहा है कि ए बीटा, यानी ए बीटा का मान या ए बीटा का गुणनफल, यानी इसका जो लाभ है ट्रांजिस्टर का, एम्पलीफायर का, और जो फीडबैक कारक है हमारा बीटा, इनका अगर दोनों का गुणनफल क्या होता है, हमारा 1 से कम होता है, तो आउटपुट सिग्नल क्या होता है, हमारा अवमंदित दोलन होगा, जिसको चित्र 5 में दिखाया गया, और धीरे धीरे क्या होता है, हमारा समाप्त हो जाता है। ठीक है, यानी जो हमारा एम्पलीफायर का जो लाभ है वो क्या है, ए है, और जो हमारा फीडबैक है वो उसको अगर हम बीटा मानते हैं, तो ए और बीटा का जो गुणनफल होता है, ए इंटू बीटा, अगर क्या होता है, हमारा 1 से कम आता है। ठीक है, ए इंटू बीटा अगर 1 से कम आता है, तो हमारा जो आउटपुट सिग्नल होता है वो क्या होता है, अवमंदित होता है, जैसा कि चित्र 5.1 में दिखाया गया। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या है, हमारा जो सिग्नल होगा, आउटपुट सिग्नल, वो क्या होगा, अवमंदित होता है, यानी धीरे धीरे डैम्प हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा। जब होगा जब हमारा एम्पलीफायर का लाभ और जो हमारा फीडबैक है, फीडबैक सिग्नल है, वो क्या होगा, हमारा 1 से कम होता है, तो हमारा इस तरह का क्या होता है, एक सिचुएशन आती है कि जो आउटपुट पर सिग्नल आता रहता है वो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा डैम्प हो जाता है। ये बरखासन का पहला नियम है, या पहला क्या होता है, पैरामीटर होता है। अगला है दूसरा, हमारा दूसरा क्या बोलता है, अगर ए बीटा का मान, ठीक है, क्या होता है, अगर ए बीटा का मान, यानी जो ट्रांजिस्टर का हमारा या जो एम्पलीफायर का लाभ है और जो उसका फीडबैक है, इसका मान क्या होता है, अगर हमारा 1 से बड़ा हो जाता है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, हमारा बढ़ता हुआ मिलता है, जैसा कि चित्र 5 में बताया गया है। ऐसे दोलन को बढ़ते हुए दोलन के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगला बोल रहा है हमारा, यदि ए और बीटा का मान क्या होता है, हमारा 1 होता है,
तो आउटपुट का आयाम जो होता है वो स्थिर रहता है और इसको चित्र 5C में दिखाया गया है। ठीक है, अगर ए और बीटा का गुणनफल क्या होता है हमारा 1 के बराबर होता है तो क्या होता है हमारा एक कंटिन्यूअस आउटपुट क्या होता है हमारा मिलता रहता है। उस चीज को हम लोग देख लेते हैं चित्र में, यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, चित्र में क्या दिखाया गया हमारा, ये देखिए तीनों दिखाया गया है ना। तीनों में क्या है, जब यहाँ पे क्या होगा हमारा, यानी एम्पलीफायर का गेन और फीडबैक क्या होंगे हमारे 1 से कम होंगे तो हमारा इस तरह से आएगा, यानी जो हमारा आउटपुट होगा वो धीरे धीरे क्या होगा हमारा डैम्प हो जाता है। और आगे में है जब हमारा एम्पलीफायर का गेन और हमारा जो हमारा फीडबैक है वो क्या होता है अगर 1 से ग्रेटर हो जाता है तो हमारा क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है उसका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो क्या होता है हमारा बढ़ने लगता है, यानी पहले कम होगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा हमारा बढ़ने लगता है। ठीक है, अगर हमारा ए यानी गेन और बीटा यानी फीडबैक अगर इनका मान क्या होता है हमारा 1 के बराबर होता है तो क्या होता है हमारा एक कंटिन्यूअस क्या होता है एक आउटपुट सिग्नल हमको क्या होता है इस तरह से मिलता रहता है, यानी एक फिक्स आयाम का क्या होता है हमको सिग्नल मिलता रहता है। यानी इसी आयाम को अगर हमको जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं उसका गेन और उसका जो हमारा फीडबैक है दोनों क्या का गुणनफल क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से हमको क्या होता है आउटपुट पर सिग्नल मिलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है बार्कहासन का क्या है पैरामीटर है, इसके बारे में क्या करना है आपको ध्यान में रखना है। आगे बोला संक्षेप में बोला कि एक ऑसिलेटर के बेसिक हमारी क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। पहला हमारा एक डीसी पावर स्रोत चाहिए, दूसरा क्या है हमारा एक एम्पलीफायर चाहिए, तीसरा है हमारा आउटपुट से इनपुट तक एक पुनर्संयोजी फीडबैक चाहिए, यानी धनात्मक फीडबैक क्या करना है हमको देना है। और चौथा होता है हमारा दोलनों की आवृत्ति निर्धारित करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास एलसी टैंक सर्किट होना चाहिए। ठीक है, इन 4 चीजों की मदद से क्या कर सकते हैं हम एक ऑसिलेटर को बना सकते हैं जो ऑसिलेटर क्या करेगा हमको कंटिन्यूअस सिग्नल क्या होता है देता रहता है। है हमारा हॉटले ऑसिलेटर। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ ऑसिलेटर के बारे में बताया गया है, एक एक करके हम हॉटले है कॉलपिट है ना, इस तरह से और जो हमारा ऑसिलेटर होता है इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं ये क्या होते हैं हमारे ऑसिलेटर के प्रकार होते हैं। बोल रहा है पहला हमारा हॉटले ऑसिलेटर है, बोला है कि सबसे सरल साइनोसोइडल ऑसिलेटर में से एक है हॉटले ऑसिलेटर, जिसे क्या है चित्र में दिखाया गया, चित्र 6A है और चित्र 6B है। ठीक है, इसमें दो प्रकार का होता है, एक सीरीज फेड ऑसिलेटर होता है, एक पैरेलल फेड ऑसिलेटर होता है। पहले सीरीज फेड ऑसिलेटर के बारे में देख लेते हैं। चित्र 6A में एक सीरीज फेड हॉटले ऑसिलेटर दिखाया गया है। यह सर्किट चित्र 4 में दिखाए गए टिकलर कॉइल सर्किट टिकलर कॉइल जो ऑसिलेटर होता है उसके समान होता है, लेकिन टिकलर सर्किट में क्या होता है सर्किट कॉइल में L1 कॉइल जो L1 होती है वो भौतिक रूप से L से जुड़ा होता है और इसलिए यह L का एक हिस्सा क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर की तरह होता है। इस दोलक को सीरीज फेड ऑसिलेटर के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये क्या करता है उच्च आवृत्ति दोलन उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या होता है हमारा उच्च आवृत्ति का दोलन क्या होता है उत्पन्न होता है और डीसी पथ उसी तरीके से तरह से होते हैं जैसे वे एक श्रृंखला सर्किट में होंगे। दोलन की खराब स्थिरता के कारण सीरीज फेड ऑसिलेटर का क्या होता है हॉटले ऑसिलेटर का उपयोग नहीं किया जाता है या इसका कम पसंद हम लोग करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा इस दोलन की जो स्थिरता होती है वो क्या होती है खराब होती है। जो हमारा सीरीज फेड हॉटले ऑसिलेटर होता है इसकी जो स्थिरता होती है वो खराब होती है, इस कारण से इसका उपयोग हम लोग अधिक नहीं करते हैं, है ना, इसका बहुत कम उपयोग किया जाता है। अगला हमारा चित्र 6B में दिखाया गया हमको। ठीक है, पहले देख लेते हैं चित्र 6A देख लेते हैं। इसमें क्या है इस तरह का एक हमारा ऑसिलेटर सर्किट दिखाया गया है ना। यहाँ पे क्या है हमारा L और L1 को क्या क्या है सेंटर टेप कर दिया गया है ना। इस तरह से क्या किया गया हमारा एक सर्किट बनाया गया है। ये वाला सर्किट क्या होता है बेहद कम पसंद किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा जो है हमारा समानांतर फेड सर्किट है ना। क्या हमारा समानांतर फेड हॉटले ऑसिलेटर बोला कि समानांतर फेड हॉटले ऑसिलेटर 6B में दिखाया गया है जो आमतौर पर रेडियो रिसीवर में उपयोग किया जाता है। समानांतर फेड हॉटले ऑसिलेटर दोलनों की अपनी उच्च स्थिरता के लिए क्या करते हैं जाने जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है दोलन की स्थिरता क्या होती है उच्च होती है, यानी बढ़िया स्थिरता के साथ क्या करता है आउटपुट सिग्नल हमको क्या करता है देता रहता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है ज्यादा उपयोग किया जाता है। और किसमें किया जाता है रेडियो रिसीवर के रूप में इसका हम लोग क्या करते हैं ज्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, चित्र 6B में सर्किट वास्तव में निरंतर दोलनों के लिए एक धनात्मक फीडबैक के साथ एक एम्पलीफायर होता है। ठीक है, यानी एक धनात्मक फीडबैक सिस्टम होता है उसके साथ में क्या होता है हमारा एम्पलीफायर लगा होता है। आगे बोल रहा है कैपेसिटर C2 और इंडक्टर जो L2 होता है कलेक्टर से ग्राउंड तक सर्किट को क्या करता है RF करंट के लिए क्या करते हैं हमारे पाथ प्रदान करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग अपना इसको सर्किट देखें, ठीक है, तो बोला जो हमारा C2 होता है और जो हमारा L2 होता है ये क्या करता है हमारा कलेक्टर से लेकर के जो हमारा ग्राउंड होता है इस यहाँ तक क्या होता है एक RF सिग्नल के लिए क्या करता है एक पाथ प्रदान करता है। ठीक है,
तो इस तरह से क्या होता है हमारा ये काम करता है। आगे बोल रहा है कि हाँ, आगे हमारा L2 के माध्यम से क्या होता है, L2 के माध्यम से RF करंट उचित चरण में L1 में क्या करता है, हमारा वोल्टेज को प्रेरित करता है और दोलनों को बनाए रखने के लिए क्या करता है, एक आयाम देता है। आगे बोल रहा है L1 और L2 के जंक्शन पर टैप की स्थिति निर्धारित करती है कि बेस सर्किट को कितना सिग्नल वापस भेजा जाना होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो हमारा L1 और L2 होता है ना, L1 और L2 यानी L1 में कितना वोल्टेज हमारा क्या होता है, ड्रॉप होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा बेस में कितना सिग्नल भेजा जाना है उस चीज को क्या करता है, हम लोग निर्धारित करते हैं, यानी इसमें क्या होता है, निर्धारित किया जाता है। ठीक है, आगे हमारा L2 के माध्यम से हाँ बोला कैपेसिटर C है ना, कैपेसिटर C और इंडक्टर जो है हमारा L1 और L2 ऑसिलेटर का रेजोनेंट टैंक सर्किट के को बनाता है जो दोलन की आवृत्ति को निर्धारित करता है। ठीक है, कैपेसिटर C, यहाँ पर देखो हमारा कैपेसिटर C लगा हुआ है। ठीक है, कैपेसिटर C लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है, L1 है और हमारा क्या है, L और L1 है। ये दोनों क्या करते हैं, इसके लिए एक टैंक सर्किट के रूप में क्या करते हैं, हमारा काम करते हैं। इस वाले एम्पलीफायर के लिए, इस वाले एम्पलीफायर क्या, इस वाले हॉर्टले ऑसिलेटर में क्या करते हैं, ये C और L1 और L2 क्या करते हैं, हमारा क्या करते हैं, एक रेजोनेंट टैंक सर्किट बनाता है हमारा, है ना। आगे बोला जो दोलन की आवृत्ति को क्या करता है, हमारा निर्धारित करता है। आगे है कैपेसिटर C को ऑसिलेटर के विभिन्न आवृत्तियों पर ट्यून करने के लिए एक वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में बनाया जा सकता है। C1 और R1 क्या है, हमारे RC सर्किट, एक RC सर्किट बनाते हैं जो आधार के लिए क्या करते हैं, बायस वोल्टेज को विकसित करता है। ठीक है, जो और C1 और R1 जो होता है हमारा, वो RC सर्किट बनाता है जो क्या करता है, आधार के लिए क्या करता है, बायस वोल्टेज को विकसित करता है। आगे बोला है कलेक्टर पर RF चोक उच्च आवृत्ति AC सिग्नल को VCC आपूर्ति से क्या करता है, हमारा बाहर रखता है। सस्ते दोलक परिपथ RF चोक को हटा दिया जाता है और एक प्रतिरोधक के रूप में बदल दिया जाता है। जो हमारे सस्ते दोलक परिपथ होते हैं उसमें हम लोग RF चोक को हटा देते हैं और क्या करते हैं, एक प्रतिरोधक के रूप में उसको प्रतिरोधक के साथ में उसको क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा कलेक्टर पर जो RF चोक लगाया जाता है वो क्या करता है, उच्च आवृत्ति के AC सिग्नल को क्या करता है, VCC आपूर्ति से क्या करता है, हमारा बाहर रखता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, RFC यानी एक रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक लगाया गया है। ये क्या करता है, उच्च आवृत्ति के AC को क्या करता है, ये वाले DC सिग्नल से क्या करता है, हमारा बाहर रखता है। अगला हमारा एमीटर से जुड़ा हुआ R2 DC स्थिरीकरण प्रदान करता है। AC अधःपतन या डीजेनरेशन को रोकने के लिए, डीजेनरेशन को रोकने के लिए R2 को C3 द्वारा क्या किया जाता है, हमारा बाईपास किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एमीटर पर क्या है, हमारा एक R2 लगा होता है जो क्या करता है, DC स्थिरीकरण प्रदान करता है। और AC को डीजनरेशन ऐसे रोकने के लिए क्या होता है, R2 के पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, एक कैपेसिटर 3 लगाते हैं या तीसरा कैपेसिटर लगाते हैं जो क्या करता है, बाईपास करता है R2 को। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक हार्टले ऑसिलेटर का जो सर्किट होता है वो हमारा बनाया जाता है और हार्टले जो ऑसिलेटर होता है वो इस तरीके से क्या करता है, हमारा काम करता है। ठीक है, तो ऑसिलेटर में आज इतना ही रहेगा हमारा। अगला हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर क्या, इसी में है हमारा जो ऑसिलेटर है इसके और प्रकार हैं, कॉलपिट ऑसिलेटर है और हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है। ठीक है, इस तरह के दो ऑसिलेटर और हैं। उसके बाद हमारा RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, ऑसिलेटर का ये वाला चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से, है ना। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करके सब्सक्राइब करवा सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।